हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि या तो जो जीवन आप जी रहे हैं उसी को एक्सेप्ट करके उसी को जीते रहिए, या अगर अपना जीवन बदलना है, जो जीवन आप चाहते हैं जीना, उसके लिए आप मेहनत करेंगे। ठीक है, बड़ा साधारण सा लाइफ का फंडा है, या तो एक्सेप्ट करो और अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, चेंज करना चाहते हो तो उस चेंज के लिए प्रयास करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL मेंस। India and Canada took their diplomatic row over the killing of Canadian Khalistani activist हरदीप सिंह निज्जर। बोल रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उन रो मतलब कि उनमें झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, और क्यों हुआ है इनके डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़राब क्यों हुए? क्योंकि एक कनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की डेथ का आरोप कनाडा की सरकार ने लगाया है कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका इसमें हाथ है। ठीक है, और उन्होंने इंडिया को कोई भी प्रूफ्स नहीं दिए हैं, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पे ओपनली इंडिया को ब्लेम किया है इस बारे में। ठीक है, तो फिर वो एक्शन रिएक्शन ये सब चला हुआ है कि हमने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, ऐसा कुछ सिनेरियो। और उसके बाद अब हो गया है कि वीज़ा बंद है दोनों देशों का। ठीक है, इनटू द रिंक एट द UN जनरल असेंबली दिस वीक। तो ये क्या हुआ, रिंक में पहुंच गया। रिंक क्या है? रिंक एक ऐसी जगह होती है जो आइस स्केटिंग करने के लिए जगह नहीं बनाई होती, पतली सी बर्फ की लेयर होती है जिसके ऊपर, उसको बोला जाता है रिंक। तो कहाँ पे? UN जनरल असेंबली। इस हफ्ते जो UN जनरल असेंबली में यहाँ पे ये एक रिंक में पहुँच गया, मतलब कि अब बहुत थिन आइस रह गई है हमारे रिश्तों में, अब कभी भी दरार आ सकती है। External Affairs Minister S. Jaishankar warned that the response to terrorism, extremism and violence। बोल रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने चेतावनी दी है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म मतलब कि किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है ना, वो अतिवाद जो है वो, और वायलेंस, इन सब का जो रिस्पॉन्स है शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ये हमें अपने राजनीतिक मंशा या सहूलियत के अनुसार नहीं देखना चाहिए। इन सब का जवाब जो है वो हमें कूटनीतिक तरीके से देना चाहिए, जो यहाँ पे मॉरली करेक्ट हो। वो टेररिज्म के लिए आप डिप्लोमेसी नहीं खेलने लगेंगे, पॉलिटिकल आपकी कन्वीनियंस है कि इस वक्त टेररिज्म अच्छा है हमारे लिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को बनाया, ओसामा बिन लादेन ने कहा जाता है कि उन्हीं को उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, अपने फ़ायदे के लिए आप टेररिज्म का इस्तेमाल, एक्सट्रीमिज्म का इस्तेमाल, वायलेंस का इस्तेमाल ना करें। इन वॉट सीम टू बी अ रेफरेंस टू इंडियाज कंसर्न्स ओवर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इन कनाडा। और जो कि ऐसा माना जा रहा है कि ये रिस्पॉन्स है, यानी कि एस जयशंकर का जो बयान आया है ये रेफ़र किया जा रहा है कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म की संख्या बढ़ रही है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए चिंता जताते हुए उसको रेफर करते हुए उन्होंने ये बात बोली। He added that countries must not cherry pick when to respect territorial integrity and non-interference in internal affairs। बोल रहे हैं, उन्होंने ये एक और चीज़ कही कि किसी भी देश को चेरी पिक नहीं करना चाहिए। चेरी पिक मतलब कि चुनाव नहीं करना चाहिए कि कब हमें किसी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, कब हमें उनके आंतरिक मसलों में इंटरफेयर नहीं करना है, या फिर कब करना है। ये चीज़ें जो है वो चुनाव करके नहीं, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, कि अच्छा अभी ये हमारे लिए अभी ये मसला है, हम इसमें नहीं बोलेंगे, दूसरा मसला होएगा जिसमें हमारी कोई बात होगी हम उसमें बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर जब आपके देश में कोई ऐसी बात, हमारे देश में ऐसी बात हो रही है, तब तो आप बोल रहे हैं कि भाई आपका आंतरिक मामला है, लेकिन जब आपको कन्वीनियंट लग रहा है तब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम इसमें ज़रूर इंटरफेयर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ क्लियर रेफरेंस टू कैनेडाज एलिगेशंस दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर निज्जर किलिंग इन सरी इन जून। बोल रहे हैं, और ये सीधे तौर पे रेफ़र किया गया कनाडा का एलिगेशंस जो हिंदुस्तान के ऊपर लगाए गए कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजेंट्स जो थे वो हरजीत सिंह निज्जर की
मौत जो हुई उनको जो शूट किया गया सरे इन जून में सरे नाम की एक जगह में, तो उसको रेफर करते हुए ये बात कही गई है। कैनेडियन यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट रे अपीयर्ड टू डबल डाउन ऑन कैनेडियन एलिगेशंस। डबल डाउन मतलब और ज़्यादा पुख्ता कर देना, और ज़्यादा इसके ऊपर जोर दे देना। तो कनाडा के यूएन एम्बेसडर जो है रॉबर्ट रे, उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है और ज़्यादा दबाव देकर, जोर देकर कहा है, जो कनाडा ने हिंदुस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको रॉबर्ट रे ने और ज़्यादा जोर देकर बताया है। As he spoke about the extent to which democracies are under threat, क्योंकि उन्होंने इस बारे में बात करी कि भाई जो हमारे दुनिया भर की डेमोक्रेसीज हैं अब वो एक खतरे में है ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस, क्योंकि बाहरी देशों का बीच में हस्तक्षेप हो रहा है। In effect, the statements reflected the impasse between both countries more than 10 days since Canadian Prime Minister Justin Trudeau made his claims in Canadian Parliament. बोल रहे हैं अब इसके प्रभाव से क्या हुआ, इसके प्रभाव से देखा गया क्या, इम्पैस का मतलब होता है गतिरोध। तो दोनों देशों के बीच में गतिरोध देखा गया पिछले 10 दिनों के भीतर जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में अपने ये जो आरोप हैं हिंदुस्तान के ऊपर वो जाहिर करे हैं। After expelling each other's diplomats, India and Canada have curtailed people-to-people ties. अब बोल रहे हैं दोनों देशों के एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को हटाने के बाद में, देश से बाहर करने के बाद में, उन्होंने क्या किया है, पीपल टू पीपल जो रिलेशंस हैं उनको कम कर दिया है। कैसे? सीधी सी बात है, हमने वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं, उन्होंने वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं, तो पीपल टू पीपल टाइज जो है वो अब रोक दी गई हैं। वाइल इंडिया हैज़ सस्पेंडेड ऑल वीज़ाज टू कैनेडियंस, कैनेडा हैज़ पुट ट्रेड टॉक्स ऑन होल्ड। जबकि हिंदुस्तान ने सभी कैनेडियंस को वीज़ा देने से मना कर दिया है, उसको होल्ड कर दिया है। तो कनाडा ने क्या किया है, हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में जो भी ट्रेड की वार्तालाप हो रही थी, जो कि बड़े लंबे टाइम 1980s के बाद में शायद हो रही थी, तो उसको अब रोक दिया है, उसको होल्ड पे डाल दिया है। These actions have been taken even before Canada has made any evidence of its allegations against India public. और ये जो दोनों देशों से रिएक्शन देखा जा रहा है, ये कनाडा के कोई भी एविडेंस देने से भी पहले ही हो गया है। जैसे ही कनाडा ने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया, उन्होंने कोई अपनी बात को, अपने जो भी उन्होंने बात बोली है उसको साबित करने के लिए कोई भी तथ्य नहीं रखा सामने, बट उससे पहले ही ये एक्शन और रिएक्शन देखने मिल गया। And New Delhi has reiterated that despite 2 visits by Canadian National Security Advisor to discuss the Niger issue, no concrete evidence has been provided. और भारत सरकार ने दोबारा से इस बात के ऊपर जोर दिया है, दोबारा से इस बात को कहा है कि हालांकि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है 2 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं निज्जर इशू को डिस्कस करने के लिए, पर फिर भी उन्होंने कोई ठोस सबूत हमें नहीं दिए हैं। ठीक है। Nor has Canada completed its own investigation or begun any trial. और साथ ही साथ कनाडा ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं करी है, और ना ही उनके देश में कोई ट्रायल चल रहा है, उनके देश में उन्होंने केस भी दायर नहीं किया है, बट स्टिल उनने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाना बेहतर समझा, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग एनी evidences, providing any evidences, completing their investigation or having any kind of trial conducted. उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान पे आरोप लगाना बेहतर समझा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि डिप्लोमेसी किस लेवल तक गिर रही है। Despite this, there have been calls from Canadian Five Eyes allies that India must cooperate. और बोल रहे इसके बावजूद फिर भी जो कनाडा एक 5 आई ग्रुप का पार्ट है, आपको पता है, जिसमें जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ये सारे देश शामिल हैं, तो इन्होंने फिर भी हिंदुस्तान को बोला है, बार बार कॉल आउट करा है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। तो अब आप बताओ कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति ऐसे आके इल्ज़ाम लगा देगा, फिर आप बोलेगा कि आप कोऑपरेट नहीं करें, आप उससे बोलोगे ना भाई तुम किस बेसिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम
तुम कोऑपरेट करो, तुम कोऑपरेट करो, ऐसा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ की जा रही है। हिंदुस्तान के ऊपर केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, सबूत के नाम पे कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, कोई डिस्कशन अच्छे से नहीं की गई, कोई ट्रायल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट नहीं, और फिर भी हिंदुस्तान को उनके एलाइज जो हैं, दोस्त जो हैं उनके फाइव आइज ग्रुप के, वो हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि भाई आप कोऑपरेट करो, इंडिकेटिंग सम प्रेशर फ्रॉम कनाडा, जो कि साबित करता है कि उनके ऊपर भी कनाडा से प्रेशर बनाया जा रहा है और हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। बट हम रशिया मसले पे नहीं झुके, तो हम ऐसे कैसे झुक जाएंगे, है ना। द ओनली वे आउट इज फॉर कनाडा टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन प्रूविंग इट्स एलिगेशंस। बोल रहे हैं अब जो केवल एक रास्ता बचा हुआ है कनाडा के लिए, वो यही है कि सबसे पहले तो वो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो साबित करें, विच in the absence of verifiable evidence seem to have been leveled prematurely, और जो कि क्योंकि कोई भी अच्छा वेरीफाइड एविडेंस नहीं मौजूद था, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रीमेच्योरली ही आरोप लगा दिए हैं हमारे ऊपर, यानी कि अपना कुछ भी तथ्य इकट्ठा करने के, सबूत इकट्ठा करने से पहले ही उन्होंने जल्दीबाजी में, आनंद फानन में बस आरोप लगा दिया है। Mr. Jaishankar has made it clear that such judicial interstate killings are not the policy of Indian government। तो जयशंकर जी ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि भाई इस तरीके किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पे जाके हत्या करना ये हमारी भारतीय सरकार की पॉलिसी नहीं है, ठीक है। However, it is hard to believe that the leader of one of the most developed countries would make these claims without sufficient cause। बोल रहे हैं हालांकि फिर भी ये मानना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, बड़ा ही अजीब लग रहा है ये सोच पाना भी कि किसी इतने बड़ी डेवलप्ड कंट्री का एक कोई लीडर वो बिना कोई प्रॉपर सबूत के, बिना कोई सफिशिएंट रीज़न के ऐसे किसी दूसरे देश के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। And if evidence is shared, the next logical step would be for New Delhi, which has denied the allegations strenuously, to cooperate or on any information needed to conclude the Canadian investigation। तो बोल रहे हैं कि अब राइटर बोल रहे हैं कि हालांकि ये सोच पाना कि कोई इतने बड़े देश का, इतनी डेवलप्ड कंट्री का कोई एक लीडर किसी दूसरे लीडर के ऊपर, जबकि पता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो बिना किसी कारण के तो वो ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। तो फिर अगर सबूत शेयर किए गए हैं, जैसा कि कनाडा बोल रहा है कि हमने शेयर किए हैं, तो अगर वो सबूत शेयर किए गए हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप जो है वो नई दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान के लिए बनता है कि वो एलिगेशंस जिनका अभी तक वो बड़ा स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, कि मना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप गलत है, उनको उन एलिगेशंस को अगर कनाडा सरकार इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और तो उनको उसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए उसमें हिंदुस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए। बट लॉजिक वही है कि अगर एविडेंस शेयर किए गए हैं तो। India's grievances against Canada for soft peddling the issue of Khalistan extremism and providing safe havens for wanted terrorists। बोल रहे हैं इंडिया की शिकायत, कनाडा के खिलाफ इंडिया की शिकायत, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म का जो मसला है उसको कम महत्व देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसर्न उनका है नहीं कनाडा सरकार का। और दूसरा इशू ये कि इंडिया के जो भी वांटेड टेररिस्ट या फिर वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको कनाडा एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, यानी कि सेफ हेवन का मतलब होता है एक सुरक्षित स्थान, उनको रहने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको जगह प्रोवाइड करता है बिना किसी रोक टोक के। एज वेल एज कैनेडियन क्लेम्स ऑफ राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन पंजाब। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, पंजाब पुलिस हो गया या और भी कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं
एंड इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन इन कनाडा, और ये आरोप कि इंडिया ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है कनाडा में, ये आज के कोई नई बात नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं। डेट बैक टू 1980s, 1980 के दशक से ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और उन्हीं दौरानों से ना हमारे बीच में वार्ता भी बंद है। हालांकि जितनी भी अभी तक जितना भी स्थिति खराब हुई, बातचीत बंद हुई, पर कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना इस तरीके से खराब नहीं हुए कि हमने उनके डिप्लोमेट्स को हटा दिया, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को हटा दिया, वीज़ास तक रद्द करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है आधे से ज़्यादा पंजाब कनाडा में बसा हुआ है, ठीक है। And these were the cause of their high level engagements being frozen for decade, और यही कारण था कि दशकों से हमारे और उनके बीच में हाई लेवल यानी कि उच्च स्तरीय वार्ता जो है वो बंद थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी वार्ता नहीं हो रही थी। However, never before have trade, travel and tourism ties been cut down so quickly as in the past week. लेकिन हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में चाहे बातचीत टॉप लेवल पे बंद हो, चाहे कोई बातचीत नहीं हो रही हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रेड, ट्रेवल और टूरिज्म की जो संधियां हैं वो काटी गई हों। वो हमेशा बरकरार रही, हमेशा कनाडा के वीज़ा लगते रहे, लोग जाते रहे अपने परिवारजनों से मिलने, नौकरी पेशा करने, अभी भी जाते रहते थे, अभी से पहले भी जाते रहते थे। इतने लोग शायद पिछले साल भी कई लोग कनाडा गए होंगे जॉब करने के लिए, ठीक है। बट अब ये स्थिति खराब हो गई है कि जितना तेज़ी से हमने पिछले हफ्ते आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये इतना ज़्यादा एक्शन रिएक्शन देखा है, डिप्लोमेट्स को हटाना, वीज़ास रद्द करना, ट्रेड टाइज को रद्द करना, जो कि स्टार्ट ही बड़े सालों बाद हुई थी, तो ये पहली बार देखा गया है। विथ स्टूडेंट्स, द बिजनेस कम्युनिटी एंड द डायस्पोरा फीलिंग द ब्रंट, और जो बोल रहे हैं इससे क्या हुआ है, वहाँ पे रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं या फिर जो उम्मीद जताते हैं स्टूडेंट्स की हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हो गए। फिर और कौन लोग हो गए, जो बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन लोग हैं वो हो गए, और जो हिंदुस्तानी प्रवासी दोनों देशों में या फिर कनाडा के प्रवासी यहाँ पे रहते हैं, ये सभी लोग जो हैं अब फील द ब्रंट, मतलब इसका असर फील कर रहे हैं। इट इज़ होप्ड the two countries move with some urgency to arrest the free fall in ties। तो बोल रहे हैं कि ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही देश जो हैं वो बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए, तेज़ी दिखाते हुए क्या करें, अरेस्ट करें, यानी कि रोकें। फ्री फॉल मतलब कि जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, गिरावट आई है हमारे संबंधों में, उसको और ज़्यादा गिरने से रोकें, ठीक है, ये उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान है, प्रवासी दोनों देशों के परेशान हैं, उन लोगों को लग रहा है बस वो इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द दोनों देश जो हैं इस खराब होती जा रही स्थिति को रिज्यूम कर लें, रोक लें। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ सेकंड पैसेज? देखो सेकंड पैसेज कौन सा है, जहाँ पे बोला गया द ओनली वे आउट इज़ फॉर कनाडा टू टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें एनालिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है कि भाई उन्होंने आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, पॉसिबल आउटकम्स बताए, एविडेंस ना दिए गए, देने के हर चीज़ के आउटकम्स बताए, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है, एग्रेसिव भी नहीं है। तो क्या बच गया, एनालिटिकल। ऑप्शन बी एनालिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द हिस्ट्री ऑफ खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म, हमने उनका इतिहास नहीं पढ़ा। द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी नहीं देखा। द डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, के इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक झगड़ा स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following could be a suitable title for the passage? खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म अ हिडन थ्रेट, ये पैसेज का टाइटल नहीं हो सकता क्योंकि हम ज़्यादा जो चर्चा कर रहे हैं वो इंडिया कनाडा रिलेशंस की कर रहे हैं, ठीक है। अनरेवलिंग टाइज द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक क्राइसिस, ऑप्शन बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। द यूएन्स रोल इन मेडिएटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये इनकरेक्ट है, यूएन के रोल के बारे में हमने चर्चा नहीं करी। ट्रेड एंड पॉलिटिक्स द इनसेपरेबल डुओ,
तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी अनरावलिंग टाइज द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक क्राइसिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज? कैनेडा हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्क्रीट एविडेंस टू सपोर्ट, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकरेक्ट है। द टू कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड पीपल टू, इंक्रीज नहीं किया है पीपल टू पीपल टाइज। इंडिया एंड कैनेडा हैव एक्सपेल्ड ईच अदर्स डिप्लोमैट्स फॉलोइंग द डिप्लोमैटिक रो, बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को निकाल दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला वाला करेक्ट था, इसमें नॉट करेक्ट हमें पता करना है, ठीक है। कैनेडा हैज़ एक्यूज्ड इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ निज्जर, ऑप्शन ये तो करेक्ट है ना। Canada has pulled its trade talks with India on hold following the diplomatic row, ये भी करेक्ट है। India has accepted the Canadian allegations, इनकरेक्ट है। So option C is correct because the statement is incorrect। हमने नहीं ना माने हैं उनके आरोप, हमने तो नहीं बोला कि भाई हमने मारे हैं, है ना, वो आरोप लगा रहे हैं, हमने बोला सबूत दो, उसके बाद में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम मदद करेंगे। पैराजंबल का क्वेश्चन है, recently there has been a spate of writing on India's statistical system and the data produced by it। तो बोल रहे हैं रिसेंटली एक बाढ़ सी आ गई है, किसके ऊपर? इंडिया के स्टेटिस्टिकल सिस्टम और डेटा जो हमने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर। While discussions on data and its veracity are welcome, the important point on the usefulness of available data to measure social and economic progress ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी लूम्स लार्ज। बोल रहे हैं हालांकि जो डिस्कशन है डेटा के ऊपर और उसकी एक्यूरेसी के ऊपर, वो तो स्वागत करने वाले हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि ये डेटा कितना यूज़फुल है या फिर कितना सही है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूज़फुलनेस ऑफ अवेलेबल डेटा टू मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोल रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अवेलेबल डेटा है वो कितना यूज़फुल है कि हम इससे सामाजिक और फाइनेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस देख सकें ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी लूम्स लार्ज। बोल रहे हैं ये काफ़ी बड़ा और चिंताजनक विषय है, ठीक है। The debate has also to be seen in the context of the increasing global prominence of the economy। बोल रहे हैं जो चर्चा है वो इस बात पे भी देखा जा रहा है कि हमारा जो ग्लोबल प्रोमिनेंस यानी कि दुनिया भर के सामने हमारा डोमिनेशन किस तरीके से या फिर हमारा प्रसारण प्रोमिनेंस किस तरीके से सिद्ध हो रहा है ऑफ द इकोनॉमी, एंड इंडियाज इलेक्शन टू द हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी ऑफ द यूएन फॉर 4-year टर्म, और इंडिया को जो चुना गया है हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी अगले यूएन के 4 साल के टर्म के लिए, तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है या हो रही है। The ensuing debate has witnessed active participation from within and outside the government। तो इसके वजह से जो ये रिजल्टेड डिबेट है तो इससे क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादातर देखा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन सरकार की तरफ से और सरकार के बाहर के लोगों की तरफ से भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा पी पॉइंट। ए पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि इसमें रिसेंटली जो बाढ़ आई है इंडिया के स्टेटिस्टिकल सिस्टम और डेटा के ऊपर उसका इंट्रोडक्शन किया गया है, यानी कि हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर की नज़रें हिंदुस्तान के ऊपर, उसके स्टेटिस्टिकल सिस्टम के ऊपर और उससे जुड़े हुए डेटा के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि इसकी वजह से एक डिबेट शुरू हो गया है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने मिल रहा है फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब देखो ए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ए में है, बी में है, ठीक है। ए और बी में फर्स्ट पॉइंट है तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में व्हाइल द डिस्कशंस ऑन डेटा, तो ये डेटा के ऊपर डिस्कशंस की बात की जा रही है। डिस्कशन सबसे पहले कहाँ हमने देखा? डी पॉइंट में देखा। तो इसी के आगे डिबेट की चर्चा हुई, ठीक है, तो इसी के आगे बी पॉइंट आएगा, ठीक है। व्हाइल की ये जो डिस्कशंस हैं ये बताती हैं वेरासिटी जो डेटा की और उसकी वेरासिटी एक्यूरेसी के ऊपर, ये बहुत ही स्वागत करने योग्य है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसकी यूज़फुलनेस के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और इसी डिबेट का दूसरा पॉइंट ये है कि इन चीज़ों के ऊपर चर्चा तो हो रही है बट ये भी देखा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोमिनेंस ऑफ द इकोनॉमी, हिंदुस्तान का ग्लोबल प्रोमिनेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कंटेक्स्ट में भी चर्चा हो रही है। और क्योंकि इंडिया को स्टेटिस्टिकल बॉडी सिलेक्ट किया गया है
अगले यूएन के 4 साल के टर्म्स के लिए, तो इसलिए भी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट। तो अरेंजमेंट बन गया ADBC, ADBC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Gramin Vitrak Yojana, launched in 2009, has helped grow the rural distributor base from 18% to 60% of the total LGP distributor base today। बोल रहे हैं ग्रामीण वितरक योजना जो कि 2009 में लागू की गई थी, उसके ज़रिए हमारा जो ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, LPG का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कितनी बढ़ोतरी, 18% से आज की डेट में 60% तक का बढ़ोतरी देखा गया है। द एम्बिशियस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY has provided more than 9.5 crore new households with LPG connections since 2016। तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारा, उसने 9.5 करोड़ नए हाउस होल्ड LPG कनेक्शंस लिए हैं। ठीक है, उसके तहत इतने कनेक्शंस दिए गए हैं 2016 से लेके अब तक, विद नियर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ LPG, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में मतलब लगभग यूनिवर्सल कवरेज हो गया है, यानी कि लगभग दुनिया के हर घर में LPG कनेक्शन है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मिराकल। तो बोल रहे हैं ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल मिराकल के से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया और उसको एक्चुअल एक्शन में लाने में भी बहुत अच्छा काम किया गया। तो ये कोई मिराकल से कम नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला गया ओवर द लास्ट 15 years द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड टू रेप्लिकेट द सक्सेस दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG adoption has seen in urban households, in poorer and rural households। बोल रहे हैं पिछले 15 सालों से भारत सरकार, अब ये केवल बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश करी है, तो उनका प्रयास रहा है कि जो सक्सेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, बोल रहे हैं पिछले 15 सालों से भारत सरकार ये प्रयास कर रही है लगातार कि जिस रेट से उनको सक्सेस मिली है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को अर्बन घरों में, यानी कि शहरी इलाकों में घर घर तक पहुंचाने में, वही सक्सेस वो रेप्लिकेट कर सके, यानी कि हासिल कर पाए गरीब या फिर रूरल घरों में, यानी कि गांव के लोगों के घरों में और गरीब घरों में। आपको पता है गांव में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चूल्हा इस्तेमाल करा जाता है। इनफैक्ट मेरे खुद के ससुराल में गैस से ज़्यादा चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ जो है हटाने के लिए, चूल्हे का इस्तेमाल कम करने के लिए, बिकॉज चूल्हा जलाना है तो लकड़ियाँ प्रज्वलित होंगी और उनके जलने से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए LPG घर घर तक पहुँचाया जाए, तो इसका प्रयास पिछले 15 सालों से भारत सरकार कर रही है। However, for the first time, LPG consumption in Indian households saw an absolute reduction in financial year 23, minus 0.5% versus financial year 22। बोल रहे हैं हालांकि पहली बार LPG कंजम्पशन जो है इंडियन हाउस होल्ड्स में, उसमें गिरावट देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। और कितनी गिरावट देखी गई है, माइनस 0.5% की गिरावट देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले में, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टीडी ग्रोथ, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रही थी। 15 सालों से सरकार प्रयास कर रही है, उसमें अभी तक हमने हमेशा आगे बढ़ता हुआ ही देखा है, पर पहली बार जो है गिरावट देखने मिली है। तो देखो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट होएगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे LPG लिखा हुआ है, LPG लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट बोला गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्रैकेट में LPG। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है। अगर मैं आपको बताऊंगी हेलो माय नेम इज़ प्रियंका ठाकुर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी ठाकुर मैम। ठीक है, तो आपको बाद में पता चलेगा ना, आप पहले से ठाकुर मैम, शी टीचर्स इंग्लिश, और फिर उसके बाद हर नेम इज़ प्रियंका ठाकुर, ऐसे तो नहीं बताएंगे ना। पहले प्रियंका ठाकुर इंट्रोडक्शन होएगा, उसके बाद में भी आप ठाकुर मैम बोल सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो या फिर PT बोल लो, या फिर जो भी शॉर्ट टर्म जो भी मैं यूज़ करना चाहूँ। तो
यही एक ट्रिक होती है कि आप पहले देखिए कि फुल फॉर्म कहाँ पे बताई गई है। तो सी जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म बताई गई है एलपीजी की, ठीक है, जो कि बाद में हमने हर जगह पे एलपीजी इस्तेमाल किया है। तो 15 सालों से, फिर 15 सालों का उन्होंने लेखा जोखा बताया कि 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी तब ग्रामीण वितरक योजना शुरू हुई, ठीक है, जो कि 18% बेस से शुरू हुआ था उस टाइम पे, और आज की डेट में हम 60% तक पहुंच गए हैं। टोटल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का 60% पहुंच गए। फिर ये पहला हो गया 2009 का। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, जो अगेन 9.5 करोड़ हाउस होल्ड कनेक्शंस उसमें दिए गए। तो ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 3 पॉइंट। फाइनल पॉइंट हो गया कि हालांकि इतनी तरक्की 15 सालों के प्रयास के बाद भी पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने -0.5% का गिरावट देखी है फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया 4, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी ए बी डी। सी से वैसे एक ही स्टार्ट, अगर सी भी पता लगा लेते तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता, ठीक है। मोर अनहैप्पी एज द फोर्थ सेंस ऑफ टेस्ट टू डिमिनिशेस एज इट इज सो वेल एनमेश्ड विद स्मेल। बोल रहे हैं ज़्यादा हम नाखुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो चौथी सेंस है किसकी, स्वाद की, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो है स्मेल वाली जो हमारी सेंस है ना, सेंसरी ऑर्गन है, जिसके ज़रिए हम खुशबू, बदबू, हर चीज़ के स्मेल कर सकते हैं। कि खुशबू सुन के कई लोग बना देते हैं कि आज मम्मी ने राजमा बनाया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्मेल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से घुली मिली होती है। बेसिकली आप कोरोना का एग्जाम्पल ले लो कि कोरोना के टाइम पे आपको स्मेल आना बंद हो जाती है, और स्मेल के साथ साथ में आपको टेस्ट आना भी बंद हो जाता है चीज़ों का, ठीक है। व्हेन वी टॉक ऑफ सेंसेस, द फर्स्ट टू कम टू माइंड इज साइट फॉलोड बाय हियरिंग। बोल रहे हैं जब हम सेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहली सेंस जो हमारे दिमाग में आती है वो है देखने की क्षमता, देखने वाली सेंस, और उसके बाद हमें दिमाग में आती है सुनाई देने वाली सेंस। मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पीकिंग वाली सेंस, ठीक है। आप सुन रहे हैं वो है हियरिंग सेंस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है साइट की सेंस, आप टच करके कोई चीज़ फील करें वो है टच की सेंस। टेस्ट, स्मेल, ये सारी क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब हम सेंसेस की बात करते हैं जो सबसे पहली सेंस दिमाग में आती है वो है देखने की, उसके बाद आती है हियरिंग, सुनने की। इट डिसअपियर्स मीनिंग cough, cold, fever and COVID-19 that numbs the sense suddenly makes us unhappy। बोल रहे हैं कि ये कम हो जाती है। अब ये क्या कम हो जाती है, हेयरिंग तो नहीं कम होती, कोल्ड कफ होने पर नहीं ना कम होती, हालांकि कान बजते ज़रूर हैं या फिर बंद हो जाते हैं, बट कम नहीं होती हेयरिंग। बोल रहे ये ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको कफ है, कोल्ड है, फीवर है या फिर कोविड-19 है, जो कि हमारी इस सेंस को नम कर देता है, सुन कर देता है सडनली, और जिसकी वजह से हम सडनली ऑल ऑफ अ सडन नाखुश हो जाते हैं। स्मेल दो इम्पॉर्टेंट डज नॉट स्टैंड आउट अंटिल। बोल रहे हैं कि स्मेल जो कि खुशबू, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेंस ऑर्गन है, हमारा सेंसरी सिस्टम है, बट इसको ये कभी भी स्टैंड आउट नहीं करता। मतलब कि अभी हम सांस ले रहे हैं, हमें इसका ज़्यादा कुछ महत्व पता नहीं चल रहा, सांस बात करते करते भी हम सांस ले रहे हैं हर चीज़ में, पर इस चीज़ के हमें ज़्यादा एहसास कब होता है, जब हमारे नाक में खुशबू आना बंद हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब हमारा नाक बंद होता है, कोल्ड आ रहा है, बार बार सूं सूं कर रहे हैं, तो तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि यार नाक भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, बी स्टेटमेंट जहाँ पे सारे सेंसेस का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कि जब हम सेंसेस के बारे में बात करते हैं तब साइट और उसके बाद हियरिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस हमारे जहन में आती हैं, और पहली और इम्पॉर्टेंट। फिर बोलते हैं कि स्मेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, सेंस है, बट इसका एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक कि अनटिल इट डिसअपियर्स, जब तक ये चली नहीं जाती, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि डी के बाद सी आएगा। यहाँ पे देखो सी पहले है, इनकरेक्ट है, सी पहले है, इनकरेक्ट है, डी के बाद में सी करेक्ट है, डी के बाद में सी करेक्ट है। अब हमारा बी फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसमें भी बी फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी बी फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये दोनों अभी तक वैलिड है। अब यहाँ पे अनहैप्पी की बात करिए और फिर मोर अनहैप्पी की बात करिए, यानी कि सी के बाद में ए आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो सी से पहले आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे सी के बाद में ए आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन गया बी डी सी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओनली द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द हॉल रिमेन्ड, केवल हॉल का ढांचा रह गया था। बियरिंग विटनेस टू द मोमेंट व्हेन आर बिलीफ अबाउट वेपन एंड वॉर्स चेंज्ड, और जो कि गवाह है, उस क्षण का गवाह है जिस क्षण में हमारा हथियारों के बारे में नज़रिया, हथियारों के बारे में हमारे विचार और युद्ध के बारे में हमारे विचार जो है वो बदल गए थे। उससे पहले तक युद्ध जो था वो दो देशों के बीच में सेना लड़ेगी, ठीक है। अब युद्ध अगर कोई बोले तो सबसे पहला जिक्र आता है न्यूक्लियर वेपन का। धमकियां दी जाती हैं कि हमारे पास लाल बटन है, तो दूसरा बोलता है हमारे पास भी लाल बटन है, हमारा लाल बटन जो है पंखे का स्विच नहीं है, ठीक है। वो डराया जाता है कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और आप सभी को इस वक्त की हकीकत पता है, अगर किसी भी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो आज के डेट में हिरोशिमा और नागासाकी के जो एटम बम्स थे उनसे भी ज़्यादा क्षमता वाले बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स विकसित हो चुके हैं, जो कि तबाही इतनी ज़्यादा फैला सकते हैं कि शायद गिनने के लिए, जो लाशें गिनने के लिए भी लोग ना बचे, ठीक है। तो बोल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से हिरोशिमा नागासाकी के टाइम की बात कर रहे हैं। द 15 किलोटन यूरेनियम बॉम्ब एक्सप्लोडेड 600 मीटर्स अबव, 15 किलोटन यूरेनियम का बॉम्ब जो कि 600 मीटर ऊपर फटा। द हिरोशिमा परफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल, अगेन समझ में आ गया कि हिरोशिमा अटैक की बात की जा रही है कि हिरोशिमा में एक प्रीफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल करके कुछ जगह होगी। इंस्टेंटली फ्लैटनिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन बिलो, तो ये किसके ऊपर हुआ? अबव द हिरोशिमा प्रीफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल, इसके ऊपर बॉम्ब फटा 600 मीटर ऊपर, जिसने एकदम से आसपास की सभी चीज़ों को फ्लैटन कर दिया, तबाह कर दिया, और जो भी व्यक्ति भी नीचे थे सबको तबाह कर दिया। The morning of August 6, 1945 dawned clear and sunny as the Enola Gay wheeled over Hiroshima and dropped its payload on the city center. बोल रहे हैं 6 अगस्त 1945 की सुबह, एकदम साफ आसमान, सूरज निकला हुआ, तभी लोगों को दूर से एक इनोला गे के आने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ अजीब सी आवाज़ आसमान में सुनाई देती है, जिसने कि जो कि हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहा था, और उसने अपना पेलोड मतलब कि जो भी उसके अंदर वेपन था वो उसने ड्रॉप कर दिया शहर के बीचों बीच। और क्या था शहर के बीचों बीच? द हिरोशिमा प्रीफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई डी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड का इंट्रोडक्शन किया गया है कि 6 अगस्त 1945 की घटना है, ठीक है। शहर के बीचों बीच गिराया गया, और बीचों बीच गिराया गया, क्या था वो पेलोड? क्या था वो? था 15 किलोटन यूरेनियम बॉम्ब था, ठीक है, जो कि 600 मीटर ऊपर फटा द हिरोशिमा प्रीफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल के, जिसने इंस्टेंटली एकदम से ही सारी चीज़ें आसपास की तबाह कर दी। तो हमें पता चल गया डी फर्स्ट स्टेटमेंट और बी के बाद में सी आएगा। डी फर्स्ट स्टेटमेंट बी और सी में आ रहा है, ए और डी हटा दो, और बी के बाद में सी, यहाँ पे बी के इमीडिएट बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में ए फिर सी आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया? डी बी सी ए। After I complete my training, I will have been joining a team of astronauts. बोल रहे हैं, अब यहाँ पे राइटर जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम ज्वाइन करूँगा और प्रिपेयर करूँगा टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स। जो मिशन मार्स पे जाने वाला जो मिशन है उसके ऊपर काम करना शुरू करूँगा। तो आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग, बाकी सारा जो स्टेटमेंट है वो कौन सी टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है कि मैं कर लूँगा, तब करूँगा, ठीक है। विल हैव बीन ये साथ में नहीं होंगे, तो क्या होगा? आई विल ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो कहाँ पे एरर है? आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग में एरर है। आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग की बजाय क्या होगा? आई विल ज्वाइन, हैव बीन हट जाएगा और ज्वाइनिंग का सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है।
अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। बोल रहे हैं पहले उसको थोड़ा ठीक लग रहा था बट ऑल ऑफ अ सडन ही स्थिति खराब हो गई, गंभीर हो गई। तो जब थिंग्स टुक अ टर्न फॉर वर्स्ट होता है कि बहुत ही खराब परिस्थिति हो गई, बहुत ही खराब स्थिति हो गई, ठीक है। तो अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख, ठीक है। हमें लगता है कि ये हमारी तकलीफ बढ़ा रही है कोई चीज़, बट वो एक्चुअल में हमारे फायदे के लिए होती हैं चीज़ें, ठीक है। समथिंग दैट सीम्स गुड बट इज हार्मफुल फॉर यू, इनकरेक्ट। समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रेक, ब्रेक मतलब गैप, बीच में थोड़ा सा रुकाव, ठीक है। जैसे कि आप कोई, या फिर तोड़ना किसी चीज़ को बीच में से, डिवाइड करना। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो डिवाइड, स्प्लिट, ब्रीच, ये तीनों क्या है, ब्रेक का सिनोनिम है। और मेंड मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को ठीक करना, रिस्टोर करना, तो ऑप्शन बी मेंड इसका एंटोनिम है। अ प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ पे किसी भी मृत आदमी को दफनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिमेट्री, ठीक है। तो बिल्डिंग नहीं बोला जाता, लेबोरेटरी नहीं बोला जाता, ऑब्जर्वेटरी नहीं बोला जाता, सिमेट्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, जो अभी आने लाइन में लगी हुई है, आने वाली है, ठीक है, आगामी। तो लार्ज मतलब बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अगेन व्यापक, एडवेंचरस मतलब कि साहसिक, और पास्ट मतलब कि बीता हुआ। तो आने वाला फ्यूचर की बात है और फोर्थ कमिंग फ्यूचर की बात होगी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, पास्ट, ऑप्शन डी पास्ट इज करेक्ट। आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल। आई विल सेलिब्रेटिंग नहीं होगा, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आई विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, ठीक है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, तो विल सेलिब्रेटिंग की बजाय क्या हो जाएगा, विल बी सेलिब्रेटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अब आप कोई चीज फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, ऑन नहीं फेंकते, ऊपर नहीं फेंकते डस्टबिन के, राइट। तो वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन के अंदर फेंकेंगे ना, ऑन नहीं होगा, क्या होगा, इन द डस्टबिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड का बुश का मतलब होता है कि जो टॉपिक है आप डायरेक्टली उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आप इधर उधर की घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, बोलते हैं ना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा है। तो व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है, कि आप सीधे मुद्दे पे आओ, आप इधर उधर की घुमा के बातें क्यों कर रहे हो। तो टू बी परसिस्टेंट इन परसुइंग अ गोल, इनकरेक्ट। टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, इनकरेक्ट। टू बी डायरेक्ट एंड फॉर्मल, इनकरेक्ट। टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि आप डायरेक्टली मुद्दे पर नहीं आ रहे, इधर उधर की बातें घुमा के कर रहे हैं। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर। अब जाहिर सी बात है, कोई कुछ पे करने की बात करे अपने मम्मी को, तो पैसे नहीं हम दे सकते अपनी माँ को, हम क्या दे सकते हैं, श्रद्धांजलि, ठीक है। तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि थी। फ्रस्ट्रेशन नहीं पे कर रहे, सेंटहुड नहीं पे कर रहे, एब्सोल्यूटनेस नहीं पे कर रहे, होमेज, होमेज मतलब आदर पूर्वक श्रद्धांजलि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब बहुत ही फ्रेंडली, इसका सिनोनिम बताना है, फ्रेंडली, प्राउड, जेनरस, हार्श, ऑप्शन ए फ्रेंडली इज करेक्ट। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep. भेड़िया और गडरिये वाली कहानी याद है ना। तो बोल रहे एक बार एक लड़का था जो बोर हो गया था अपनी भेड़ों के ऊपर नजर रखते हुए, जो कि हिल्स के ऊपर क्या कर रही थी, चर रही थी। To entertain himself, he sang out, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep." बोल रहे हैं तो अपने आप का मनोरंजन करने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़ों को खा रहा है, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाने लग गया। When the villagers heard the cry, they came. जब जैसे ही विलेजर्स ने ये बातें सुनी, उनको ये कान में वुल्फ की आवाज़ सुनी, तो वो दौड़ते हुए आए।
ठीक है। तो जब गांव वालों ने ये बात सुनी, उनको पता चला कि भेड़िया भेड़ों को खाने आ गया है, तो वो दौड़ते हुए दे केम रनिंग अप द हिल, हो सकता है टू ड्राइव द वुल्फ अवे, कि ताकि वो भेड़िए को भगा सकें। बट व्हेन दे अराइव्ड दे सॉ नो वुल्फ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचे उनको कोई भेड़िया नहीं दिखाई दिया। द बॉय वॉज एम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, जो बॉय है, जो लड़का था जो भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा था, उसको बड़ा मजा आया उनके गुस्से वाले चेहरे देख के। डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय वांट द विलेजेस व्हेन देयर इज नो वुल्फ, तो जो गांव वाले थे उन्होंने उसको बोला कि भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ जब नहीं है यहाँ पे भेड़िया, ठीक है। दे एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल, अब डाउन की बात आ गई ना, वेंट बैक डाउन द हिल, तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे वो पहले हिल चढ़कर आए होंगे, तो रनिंग अप द हिल होगा, ठीक है। तभी यहाँ पे फिर वो वापस उतर के पहाड़ी से नीचे उतर के अपने अपने काम को चले गए, ठीक है। तो डाउन चले गए वो हिल के नीचे उतर के। लेटर द शेपर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, फिर बाद में उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, फिर से वही चीज बोली कि पकड़ रहा है, भेड़ों को खाने आ गया है। तो व्हेन द विलेजर्स केम दे सॉ देयर वाज नो वुल्फ, दे सेड स्ट्रिक्टली सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ, बोल रहे हैं। तो गांव वालों को फिर गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है, फिर उन्होंने उसको बोला कि सेव योर डैश क्राई, ठीक है। अब कैसी क्राई, उनकी क्राई की क्वालिटी बताई है कि जब वुल्फ आएगा तब के लिए बचा के रखो, डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज नो वुल्फ, जब सच में वुल्फ नहीं है यहाँ पे तो झूठ मूठ में वुल्फ वुल्फ मत बोलो। लेटर द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, भेड़ों का जो झुंड होता है ना उसको बोला जाता है। तो बोल रहे हैं बाद में उसको सचमुच का वहां पे भेड़िया दिखाई दिया जो कि उसकी भेड़ों के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could, "Wolf, wolf!" But the villagers thought he was dash them again. तो फिर जैसे ही उसने देखा वो एकदम से चौकन्ना हो गया और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ। लेकिन गांव वालों को लगा कि ये हमें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, एंड सो दे डिडंट केम टू हेल्प, फिर वो नहीं आया उसको बचाने के लिए। एट सनसेट द विलेज वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैडंट रिटर्न्ड विद देयर शीप, तो फिर जैसे ही शाम हुई तो सारे गांव वाले उस लड़के को ढूंढने गए क्योंकि वो भेड़े लेकर आया ही नहीं था। When they went up the hill they found him dash as all his sheep were dead. तो जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उसको क्या देखा, दुखी होते हुए देखा, रोते हुए देखा, मृत देखा, क्योंकि उसकी सारी भेड़ें जो हैं वो मर चुकी थी। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep dash on the hillside. Laughing, भेड़ें हंस रही थी hillside पे, रिसीविंग कुछ पा रही थी, असिस्टिंग वहाँ पे किसी की मदद कर रही थी, या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना, जब वो हिल साइड पे चर रही थी। ऑप्शन डी ग्रेजिंग इज करेक्ट। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही sang out, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep." When the villagers heard the cry, they came dash the hill to drive the wolf. Driving the hill, walking down the hill, रनिंग डाउन द हिल या रनिंग अप द हिल। तो हमें पता है कि बाद में वो हिल से नीचे उतर के गए थे, तो पहले क्या होगा, रनिंग अप द हिल, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ। फ्राइटेंड क्राई, लाफेबल क्राई, फनी क्राई या मफल्ड क्राई। तो देखो, लाफेबल यानी कि हंसी वाली क्राई तो नहीं हो सकती, फनी क्राई भी नहीं हो सकती। मफल्ड, मफल्ड मतलब होता है बहुत सॉफ्ट सी, कम सी, हल्की सी दबी हुई आवाज़। तो वो दबी हुई आवाज़ में तो आप ज़ोर ज़ोर से नहीं चिल्ला सकते ना, दबी हुई आवाज़ में आप कैसे चिल्लाएंगे। तो फ्राइटेंड यानी कि डरी हुई, जो चिल्ला रहे हो कि डर के चिल्ला रहे हो वुल्फ वुल्फ, वो तब के लिए बचा के रखो जब सच में वुल्फ आ जाए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। But the villagers thought he was dash them again, questioning them again, fighting them again, seeing them again या fooling them again। तो वो बेवकूफ़ बना रहा था ना उनको। So option A, fooling them again. When they went up the hill, they found him dash singing, happy, dancing, weeping। तो जाहिर सी बात है उसकी सारी भेड़ें मर गई तो खुश नहीं हो रहा होगा, गा नहीं रहा होगा, डांस नहीं कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, weeping। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले जाके आपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाउनलोड करनी है, वो कैप पढ़नी है,
पैसेज पढ़ना है विद वोकैब, क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर आपने इन डिटेल एनालिसिस करना है, ठीक है, और अपना स्कोर चेक करना है। और जिन भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा नीचे मेंशन करना कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए दैट्स ऑल आज के सेशन में। ऑडियो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।